हेलो ऑल एंड वेलकम टू योर चैनल एग्री रिवॉल्यूशन। हमने लास्ट लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था और हमने ये देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी थी और क्या कुछ काम हुआ था। ठीक, आज हम उससे आगे की बात करेंगे। आगे की बात करने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन, यहाँ जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी अगर आपको उसकी पीपीटी चाहिए होगी तो दैट विल बी अवेलेबल ऑन एग्री रिवॉल्यूशन ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ठीक, आज हम लोग सेलिएंट फीचर और उसके आगे कवर करने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले लेट अस अप्रिशिएट द फैक्ट कि श्री कृष्ण का जो रोल है एज अ मेंटर वो कितना अहम रहा है। ठीक, हम सभी अवगत हैं महाभारत और उसकी महिमा के बारे में। ठीक है, श्री कृष्ण के रोल के बारे में। तो एक कोट है आप लोगों के लिए, लगा दो आग मंजर में हम ख्वाब दिखाने आए हैं, अपनी कलम की ताकत से इतिहास बनाने आए हैं, बजा दो डंका जीत का उम्मीद जगाने आए हैं, हर अर्जुन अब लक्ष्य भेदेगा ये विश्वास दिलाने आए हैं। विद दिस कोट विल नाउ बिगिन विद सैलिएंट फीचर। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में जो भी हमने किया था वो पीपीटीज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सो इफ यू वांट द पीपीटी यू कैन गेट इट फ्रॉम द एग्री रिवॉल्यूशन ऐप। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन। अच्छा हाँ, द लैंग्वेज ऑफ टीचिंग वुड बी बाइलिंगुअल। तो जो मैं पढ़ाऊंगा वो मैं इंग्लिश में लिखूंगा बट मैं समझाने वाला काम हिंदी में करूंगा। ठीक, सैलिएंट फीचर्स। देखिए, जो हमारा संविधान बना है, ठीक है, इट हैज़ बीन इंस्पायर्ड। ठीक है, इट्स एन जर्नी जो हमने कलेक्टिवली कई जगहों से इंस्पिरेशन ड्रॉ करके एंड देन वी हैव फॉर्म दिस ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो चूंकि ये कई जगहों से इंस्पायर होकर के बना है, ठीक, और एक से एक बढ़कर लीगल लुमिनरीज ने अपने एक्सपीरियंस से, अपनी सूझबूझ से, ठीक है, इसको बनाया है। सो इट बाय द वेरी वर्च्यू कि ये हमारे इंडिया जैसे एक वास्ट डाइवर्सिफाइड नेशन का संविधान है, इट कंटेन्स सम सैलिएंट फीचर। सो लेट अस सी। एक बात तो तय है कि जब संविधान इंडिया का है तो इट इज बाउंड टू बी लेंदी। ठीक है, एंड नॉट ओनली लेंदी, रेदर वी कैन से दैट इट इज द लेंदीएस्ट। ठीक है, और ये लेंदीएस्ट क्यों है उसका रीजन बहुत सिंपल है। सबसे पहले भाई जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है दैट इज ह्यूज। ओके, और जब टेरिटरी ऑफ इंडिया ह्यूज है सो वी कैन ऑल्सो कंक्लूड अ फैक्ट दैट देयर इज डाइवर्सिटी। ठीक है, अब जब डाइवर्सिटी ज़्यादा है और हमने रास्ता चुना था टू बी अ डेमोक्रेटिक नेशन। ठीक है, तो जब आप एक डेमोक्रेसी से किसी डाइवर्सिटी को एड्रेस करना चाहते हो डेमोक्रेटिक वे में, देन लेट अस अप्रिशिएट द फैक्ट दैट यू हैव टू हैव मेक प्रोविजंस जिसमें सारे लोगों के इंटरेस्ट निहित हो, सारे लोगों के इंटरेस्ट समाहित हो। ठीक, जब आप इतने बड़े देश को चला रहे हैं जिसमें इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, ठीक है, be it on the basis of religion, be it on the basis of caste, be it on the basis of region, ठीक है, be it on the basis of language, or let us say be it on the basis of any other preferences, जिसमें कि बहुत बेसिक मिनिमम, लेट अस से इवन और फूड, ठीक है, उसके ऊपर भी एड्रेस किया गया है। अब जब मैं फूड कह रहा हूँ तो आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा व्हाई आई एम सेइंग फूड। एक आज 2 दिन पहले की एक न्यूज़ है, देयर वाज दिस यंग चाइल्ड अमित मिश्रा आई गेस, ठीक है, अमित मिश्रा नाम था उनका, और उनकी हत्या कर दी गई। ठीक, हत्या क्यों कर दी गई? देयर वाज दिस कंफ्यूजन कि वो गोमांस की तस्करी कर रहे थे। ठीक है, और कंफ्यूजन था। तो जो ये सो कॉल्ड गोरक्षक थे उन्हें एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई इस पर्टिकुलर कार से कुछ लोग जो है गोमांस लेके जा रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अमित मिश्रा की दूसरी कार थी, हालांकि कंपनी सेम थी। सो व्हाट दे डिड वाज दे जस्ट स्टॉप द कार एंड फायर्ड अपॉन, और ये बच्चा मर गया। ठीक है, तो ये बताने का बेसिकली रीज़न ये था कि ये सारे डिफरेंसेस को केटर करने के लिए जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर्स ने संविधान लिखना शुरू किया तो दैट संविधान बिकम वेरी बल्की डॉक्यूमेंट, अ वेरी लेंदी डॉक्यूमेंट। ठीक है, the second most important feature is that it's a fact that it's a lengthy document. ठीक है,
एक बड़ा संविधान है, एक बल्कि संविधान है, बट वी ऑल्सो हैव rigidity as well as flexibility। ठीक, अब आपको लग रहा होगा कि ये रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों कैसे हैं। कुछ ऐसे फीचर्स हैं हमारे संविधान में, ठीक है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात करते हैं तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं हमारे संविधान में विच कैन नॉट बी अमेंडेड जस्ट बाय सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे अबाउट द अमेंडमेंट, वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज सिंपल मेजोरिटी, व्हाट इज स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, एंड देन स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है, तो देखिए सिंपल मेजोरिटी से भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें भाई ये आपका पार्लियामेंट का सदन है, ठीक है, और यहाँ बैठे 50% लोगों ने जो उस दिन आए हुए हैं PNV प्रेजेंट एंड वोटिंग में, उन्होंने कहा कि लेटस से कि भाई एक्स प्रोविज़न है, हमें चेंज करना है। ठीक, तो जब आपको ये चेंज करना है, आपने क्या किया, सिंपल मेजोरिटी से इसको चेंज कर दिया, तो दिस इज फ्लेक्सिबल। ओके, ये बहुत ईजी है टू डू। ठीक, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की बातें हैं। जब आप कहते हैं कि भाई कुछ ऐसे प्रोविजंस होंगे जिन्हें हम इतनी आसानी से चेंज नहीं कर पाएंगे, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। जैसे मान लीजिए कि आपको फंडामेंटल राइट चेंज करना हो, ठीक है, यदि कोई भी चेंज आपको फंडामेंटल राइट में करना होगा, ठीक, तो नॉट ओनली दैट यू हैव टू गेट इट पास विथ अ स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, बट ऑल्सो देर इज अ प्रोविजन ऑफ गेटिंग रेटिफिकेशन फ्रॉम स्टेट्स। ठीक है, अब इसमें एक थोड़ा सा कैच ये है कि रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टेट से आए। ठीक, एज सून एज यू गेट इट रेटिफाइड फ्रॉम द 50% ऑफ द स्टेट, यानी जब भी जैसे ही 50% राज्यों ने, आपने जो भी पास किया अमेंडमेंट, 50% राज्यों ने जैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लिया, इट इज अज्यूम दैट इट इज पास्ड। जरूरी नहीं है कि 100% राज्य करेंगे तभी होगा। ठीक है, तो इस तरह से रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। ठीक है, अब जब हमने रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी सब कुछ समझ ली, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि और क्या फीचर्स हैं हमारे संविधान में विच मेक्स इट अ वेरी यूनिक डॉक्यूमेंट। एंड वन ऑफ द फीचर इज सेक्युलरिज्म। ठीक है, देखिए सेक्युलरिज्म जो है ना, वो दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक, हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो है पॉजिटिव। इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है उसको पॉजिटिव सेक्युलरिज्म कहा जाता है, जबकि वेस्टर्न नेशंस में, ठीक है, जो सेक्युलरिज्म है उसको नेगेटिव कहा जाता है। ठीक, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि जो स्टेट है, स्टेट एज इस केस में जो इंडिया, हमारा जो देश है भारत, ठीक, इसने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि वी हैव इक्वल रिस्पेक्ट। ठीक है, इक्वल रिस्पेक्ट है फॉर ऑल रिलीजन्स। ठीक है, हमारा जो रिस्पेक्ट है वो इक्वली है फॉर ऑल रिलीजन्स। ठीक, पहला तो ये है। इक्वल रिस्पेक्ट बेसिकली मीन्स दैट द स्टेटस ऑफ ईच एंड एवरी रिलीजन इक्वल इन द नेशन। ठीक, कोई भी धर्म बड़ा या कोई भी धर्म छोटा नहीं है। अच्छा, बाय द वे, जब सेक्युलरिज्म का आप हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो इट डज नॉट कम्स आउट टू बी धर्मनिरपेक्षता। ठीक, इस बात को समझ लीजिएगा, इट कम्स आउट टू बी पंथ निरपेक्षता। ठीक है, सो सेक्युलरिज्म इज अबाउट पंथ निरपेक्षता एंड नॉट धर्म निरपेक्षता पर से। ठीक, अगर लिटरल मीनिंग आप देखेंगे तो इट इज पंथ निरपेक्षता। ठीक, तो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म ये कहता है कि भाई हमने सबको इक्वल रिस्पेक्ट देना है। ठीक है, सारे के सारे रीजन का इक्वल स्टेटस है। ठीक, बट इसका जब आप इम्प्लीसिट मतलब देखते हैं तो एक और स्कोप यहाँ पे खुल जाता है। स्कोप क्या खुल जाता है कि हमने किसी से भी, किसी भी रिलीजन से, किसी से भी, ठीक है, ऐसा नहीं किया है कि दैट
एक्सट्रीम सेपरेशन, ठीक, या फिर ऐसा कह दें कि टोटल सेपरेशन नहीं है, विच इज अ पार्ट ऑफ नेगेटिव सेकुलरिज्म। जब आप नेगेटिव सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो ये होता है कंप्लीट सेपरेशन, ठीक है, किसका? कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन का, ठीक है। या फिर यूएस के टर्म में या यूरोप के टर्म में अगर हम लोग बात करेंगे तो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च, ठीक है। तो स्टेट और चर्च का दूर दूर तक कोई नाता नहीं होना चाहिए। इसका आपको प्राइम एग्जांपल देखने मिल जाएगा फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस में एक्सट्रीम ऑफ नेगेटिव सेकुलरिज्म है। कहने का मतलब यह है कि आप वहां पे अपने धर्म की, अपने पंथ के, इवन यू कैन नॉट वेयर द इंसिग्नियाज इन ओपन मार्केट ओवर देयर। जैसे मान लीजिए कि आप सिख समुदाय को बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो इन फ्रांस यू कैन नॉट वेयर दैट कड़ा, ठीक है, जो 5 के होते हैं ना सिख भाइयों के, तो उस 5 के में एक कड़ा है, तो वो आप वहाँ पे नहीं पहन सकते हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं, यू कैन नॉट वेयर द क्रॉस मार्क्स, ठीक है। अगर आप इस्लाम धर्म से, यू कैन नॉट वेयर द हिजाब ओवर देयर इन पब्लिक प्लेसेस, ठीक। तो ये है कंप्लीट सेपरेशन, ठीक। बट हमारे यहाँ सेकुलरिज्म में ऐसी बातें नहीं है, ठीक। हमारे यहाँ सेकुलरिज्म में आपको कहीं नहीं कहा जाएगा कि स्टेट जो है कंप्लीटली एक्सक्लूडेड है फ्रॉम द रिलीजियस। और इसीलिए हमारे सेकुलरिज्म में क्या है, देयर इज ए स्कोप ऑफ पॉजिटिव इंटरफेरेंस, ठीक है। जब हम ये बात करते हैं कि स्कोप ऑफ पॉजिटिव इंटरफेरेंस क्या है, तो देखिए सरकारें, जो स्टेट है हमारी, ठीक है, वो आपको अपना रिलीजन फॉलो करने का राइट्स देती है, बिकॉज दैट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। बट क्या कभी भी सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती है क्या? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। क्या सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती है? ऐसा इंडिया में नहीं है, एंड दिस इज व्हाट पॉजिटिव सेकुलरिज्म इज। और इसका एग्जांपल रिसेंट टर्म में अगर देखें तो ट्रिपल तलाक, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले दिन पे भी बात की थी कि कस्टमरी लॉ जो है वो कैसे विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन आता है। तो अब आप दोनों बात को जोड़ लीजिए कि भाई एक तो ये कस्टमरी लॉ था, ठीक है, तो इसका मतलब कि इसको अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो आना ही आना था, ठीक है। आपका चाहे कुछ भी कस्टम हो, ठीक, बट यू कैन नॉट से कि भाई मेरा कस्टम जो है मेरे संविधान, देश के संविधान के ऊपर से रहेगा, ठीक है। तो देयर फोर दिस बिकम्स द पार्ट, ये बात यहाँ पे सही हो जाती है कि चलिए कस्टमरी लॉ था, संविधान के अंदर आ गया, ठीक। बट और कौन से प्रोविजंस हैं जिसने ये मेक श्योर किया दैट स्टेट कैन इंटरफेयर? और क्या प्रोविजन है? तो और प्रोविजन यही हुआ कि भैया वी हैव दिस पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, ठीक है, एंड दिस पॉजिटिव सेक्युलरिज्म बेसिकली अलाउज अस कि आप पॉजिटिव इंटरफेरेंस कर सकते हैं। पॉजिटिव इंटरफेरेंस का मतलब कोई वैसी चीज़ें जो आपको लग रही हो कि भैया इस समुदाय में, किसी भी समुदाय में ये जो प्रैक्टिस है ये हमारे संविधान के किसी एक प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रही है, एंड मोस्ट लाइकली दैट वुड बी द फंडामेंटल राइट्स, ठीक। और मैं चाह रहा हूँ कि देयर शुड बी सम कोर्स करेक्शन, कुछ उसमें सही होना चाहिए। तो इसलिए तो जब ट्रिपल तलाक दिया गया, जब इसको सही मतलब एब्रोगेट किया गया, तब क्या लॉजिक था? लॉजिक सिंपल था कि भैया इसमें कैसा हो रहा था कि सिर्फ और सिर्फ पति ने, जो है हस्बैंड जो है इस केस में, उन्होंने अगर 3 बार तलाक प्रोनाउंस कर दिया तो द वुमन गेट रिजेक्टेड, ठीक है। नो डाउट इट वाज द कस्टम्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, बट इट कैन नॉट बी सुप्रीम टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। और पॉजिटिव इंटरफेरेंस का अपने पास है स्कोप, इसलिए हम लोग इसमें एंटर कर गए, ठीक है। यही जब नेगेटिव होता है ना सेक्युलरिज्म, यही सेक्युलरिज्म जब नेगेटिव होता है तब आपके पास स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है, तब आप इंटरफेयर नहीं करते हो। तो ये सबसे बड़ा सैलिएंट फीचर है हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव सेक्युलरिज्म का, ठीक। अब इसके अलावा एक दो चीजें, जैसे अच्छा हमारा जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री है, ठीक है। इसी पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम लोग वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज वन एंड द सेम थिंग। ये वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम बेसिकली इट केम फ्रॉम यूके,
ठीक है। तो यूके से आया हुआ ये पार्ट है, और इसीलिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ फॉलो होता है उसको हम लोग वेस्टमिंस्टर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और क्या सैलिएंट फीचर है, चलिए एक और सैलिएंट फीचर देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब है। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि हमारी जो न्याय प्रणाली है, हमारी जो न्याय व्यवस्था है, ठीक है, वो एक ही है। एक ही है कहने का मतलब जब आप यूएस में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे आप देखेंगे कि भाई ओवरऑल यूएस का एक अलग सेट ऑफ रूल है, और जितने स्टेट्स हैं वहां पे उनका एक अलग सेट ऑफ रूल्स होता है। ठीक है, दे डू हैव दैट सेपरेट, और इसीलिए यूके में सॉरी यूएस में आपको डुअल सिटीजनशिप भी है। ठीक है, डुअल सिटीजनशिप भी है वहां पे, जो कि अपने यहाँ नहीं है। ठीक है, अपने यहाँ डुअल सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है, और डुअल सिटीजनशिप नहीं है, अपने यहाँ डुअल कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात नहीं है। स्टेट का अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है, अपना सेपरेट रूल जो है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यूएस में है। बट जब आप इंडिया में देखेंगे, तो एक ही जुडिशरी है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। ठीक, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अभी कुछ दिनों से ये न्यूज़ में बड़ा चल रहा है, अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि लेट अस नॉट कॉल सबऑर्डिनेट जुडिशरी। ठीक है, पहले क्या होता था कि बोलचाल की भाषा में, या इनफैक्ट आप बुक्स में भी जब पढ़ेंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को सबऑर्डिनेट जुडिशरी के नाम से रेफर किया जाएगा। ठीक, विच वॉज नॉट गोइंग वेल विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी हैं। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि भाई लेट अस कॉल इट अ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, और से ट्रायल कोर्ट्स एंड ट्रायल जुडिशरी। ठीक है, बट नॉट सबऑर्डिनेट, बिकॉज दे आर नॉट द सबऑर्डिनेट जुडिशरी। ठीक, तो यहाँ पे हमने सीखा कि भैया हमारा एक ही इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। ठीक है, एक ही रो है। चलिए, ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब हम लोग सोर्सेज के बारे में जानते हैं। ठीक, जैसे ये हमने सैलिएंट फीचर तो जान लिया, अब हम लोग जानें कि भाई ये जो सैलिएंट फीचर है, क्योंकि आपने भी सुना होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी पता होगा कि वी हैव ऑफन हर्ड कि भाई हमारे संविधान में कई चीज़ें जो है इधर उधर से कई जगह से ली गई हैं। ठीक है, तो वैसे केस में हमें जानना होगा कि भाई कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई। ठीक है, तो लेट अस जस्ट जॉट डाउन दी सोर्सेज। देखिए सोर्सेज वगैरह ना आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में डिटेल्स में मिल जाएंगे। ठीक है, बट कुछ चीज़ें मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ और उन्हीं चीज़ों को मैं लिखूंगा। हो सकता है कुछ चीज़ें मैं छोड़ दूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉमन। ठीक है, चलिए, जब भी हम लोग सोर्सेज की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड, ठीक है, इज इंस्पायर्ड बाय दिस एक्ट। ठीक है, और इसीलिए यही वजह है कि इस एक्ट को हम लोग ऐसा भी कहते हैं कि ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक और ब्लूप्रिंट की बात मैंने की थी लास्ट लेक्चर में, तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर किया है उन्हें पता होगा, मैंने पढ़ाया था ब्लूप्रिंट ऑफ पार्टीशन। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट ऑफ पार्टीशन जो है किस एक्ट या किस मिशन को कहते हैं? ब्लूप्रिंट ऑफ पार्टीशन कहते हैं क्रिप्स मिशन को। ठीक है, ये बात हो चुकी थी, क्योंकि इसमें प्रोविजन दिया था कि भाई जो लोग साथ ना आना चाहें वो अपना एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। डन, तो ये है आपको ब्लूप्रिंट। ठीक, अब भाई जब इतना बड़ा नाम दे दिया है कि ये ब्लूप्रिंट है पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ही, तो इसका मतलब कि जो भी हमने इससे लिया होगा वो बहुत वैल्यूएबल होगा और बहुत ज़्यादा होगा। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस कि क्या क्या लिया है जीओआई एक्ट ऑफ 1935 से। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इससे चीज़ें ली हैं हमने,
उसमें आता है आपका फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर, ये जो फेडरलिज्म की आज बातें होती हैं, ये जो आप देख रहे हो, ये सारा का सारा इंस्पायर्ड है इससे। ठीक, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है कि भाई एक सेंटर है और एक स्टेट है। ठीक है, और ये पावर जो है डिवाइडेड है। ठीक, ऐसा नहीं है कि एक ही सेंट्रल अथॉरिटी है और उसी से सारे काम हो रहे हैं। ठीक, तो दिस इज फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक, इसके बारे में जब हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। राइट नाउ वी आर जस्ट लिस्टिंग द सोर्सेज कि इस एक्ट से हमने क्या लिया है। ठीक है, दूसरा देखिए गवर्नर का ऑफिस। ठीक, गवर्नर का जो ऑफिस है कि भाई एक गवर्नर होना चाहिए। गवर्नर क्या करना चाहिए? शुड एक्ट एज द लिंचपिन। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा कि गवर्नर को कैसे एक्ट करना है। शुड एक्ट एज द लिंचपिन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक, तो ये जो गवर्नर को सेंटर और स्टेट के बीच में लिंचपिन की तरह एक्ट करना चाहिए, ये बात कहाँ से आती है? ये बात हमको आती है 1935 से। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इस ऑफिस के बारे में बोला गया है कि ये कैसे, कहाँ से हमको लेना है। ठीक है, अब इसमें स्टार मार्क करके आप लिखेंगे कि भाई ऑफिस तो हमने ले लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कि एक गवर्नर होना चाहिए जो क्या करेगा, जो लिंचपिन की तरह काम करेगा सेंटर और स्टेट। ठीक है, बट गवर्नर इलेक्ट हो या गवर्नर नॉमिनेट हो या किस तरह से हो, वो जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर वाली बात है। ठीक, जब भी हम लोग बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की, तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर दूसरी जगह से लिया गया है और वो जगह कौन सी आती है? वो कनाडा है। ठीक, अब कनाडा से लिया गया है तो एक और चीज कनाडा के बारे में जान लेंगे हम लोग कि जैसे देखिए फेडरल स्ट्रक्चर हमने ले लिया। ठीक है, 1935 से, गवर्नर ऑफिस हमने ले लिया 1935 से, लेकिन दोनों का एक एक लूप होल। जैसे गवर्नर का लूप होल ये कि भाई इसका अपॉइंटमेंट हमने लिया कनाडा से। ठीक है, उसी तरह फेडरल स्ट्रक्चर का भी एक लूप होल है। वो लूप होल क्या है? दैट आवर स्ट्रक्चर इज फेडरल बट इट हैज यूनिटरी बायस। ठीक है, यूनिटरी बायस का मतलब क्या है कि नो डाउट देयर आर पावर जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, सेंटर और स्टेट के पास। ठीक, बट ये भी फैक्ट है कि सेंटर्स के पास पावर ज्यादा है। ठीक है, सेंटर्स के पास पावर ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो यूनिटरी बायस है ना, ये जो सेंटर के तरफ जो बायस है, कई बार आपका संविधान जो है इस तरह से काम करने लगता है जैसे आपको लगता है कि स्टेट के पास पावर नहीं है और सारी शक्तियां सीमित है किसमें? सेंटर के पास। इसका प्राइम एग्जांपल क्या है? आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, ये तो स्टेट सर्विस है, बट जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो दैट इज ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक, अब ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में जब आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये पूरे इंडिया लेवल पर सेंटर खुद ही एग्जाम करा लेता है। ठीक है, यूपीएससी कंडक्ट द एग्जाम और उसके बाद कैडर एलोकेट कर दिया जाता है। ठीक है, फॉर दैट मैटर अगर आपको किसी ऑल इंडिया सर्विसेज में से किसी अफसर को, लेटेस्ट से अगर आपको किसी आईएएस अफसर के खिलाफ कोई एक्शन लेना है, ठीक है, फॉर दैट ऑल्सो स्टेट्स आर बाउंड टू टेक advice and suggestion from UPSC and the action is then taken only by DOPT which comes under the central government department of personal training। ठीक है, तो इस तरह से एंड DOPT इज द पर्सनल बॉडी। ठीक है, होम मिनिस्ट्री इज बेसिकली डीलिंग विद ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भैया कई बार ऐसा होगा कि आपका संविधान कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर देगा जिसमें आपको लगेगा कि स्टेट के पास पावर नहीं है। उसमें का एक एग्जांपल हो गया ऑल इंडिया सर्विसेज, उसमें का एग्जांपल अभी हमने जिसके बारे में बात की। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है ये भी तो एक तरह से यूनिटरी बातें कर रही हैं। ठीक है, ये जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है ये भी तो एक तरह से यूनिटरी ही है। जी हाँ, बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि देखिए एक ही जुडिशियल स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप ये कह दे रहे हैं कि भैया हमारा ये अलग है ना। यू आर नॉट गोइंग दैट वे।
आप क्या कर रहे हो, आप लोअर कोर्ट्स जो बनते हैं दैट ऑल्सो कम अंडर द सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट विच इज अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी वाली बात हो गई। अब हम लोग ऐसा देख सकते हैं, एक स्पेशल केस आता है जब राज्यसभा क्या कहता है, राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास कर सकता है। ठीक है, और रिजोल्यूशन पास करके कह सकता है कि भैया ऐसा है कि ये जो एक्स टॉपिक है, ठीक है, ये जो एक्स सब्जेक्ट है ये आपको स्टेट लिस्ट में है। ठीक है, ये आपको स्टेट लिस्ट में है। ठीक, बट ऐसा करिए कि हमने एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है और इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, ठीक है, जो इंटरेस्ट ऑफ द नेशन है उसके मुताबिक, उसको ध्यान में रखते हुए आपको करना ये है कि अब इसके ऊपर भी कानून आप ही बनाइए। ठीक है, तो स्पेशल पावर है। जब हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में तो इन सारी बातों के बारे में और डिटेल्स जानेंगे। तो ये जो स्पेशल पावर है, दिस ऑल्सो इज अ फीचर ऑफ मेकिंग इट्स यूनिटरी। ठीक, फॉर दैट मैटर आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है। क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, व्हाट वी हैव इज सिंगल सिटीजनशिप। देखिए, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये है कि आपको अलग से किसी स्टेट की सिटीजनशिप लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैं भारत का नागरिक हूं, ठीक है, तो मैं भारत का नागरिक हूं तो मैं भारत के समस्त राज्यों का भी नागरिक हूं। एक तरह से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। कुछ अपवाद है, जैसे मान लीजिए कहीं पे मणिपुर वगैरह में आपको इनर लाइन परमिट चलता है, वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। बट अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि भाई आप नागरिक हैं, ऐसा नहीं कि आप वहाँ नहीं है, बट वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव वजहों से, क्योंकि कुछ एरियाज हैं जो नक्सलाइट इफेक्टेड हैं, कुछ है जो इंसर्जेंसी है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, तो वहाँ आप नहीं जा सकते हैं, या ट्राइबल राइट्स की वजह से सरकार ने बैन किया हुआ है, दैट इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। बट आप नागरिक अगर इंडिया के हैं तो आप सब जगह के हैं। ठीक है, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन let us say that you are in US and you have say citizenship there, ठीक है, बट वहां पे आप एक स्टेट के सिटीजन भी होते हो। ठीक है, यू हैव टू सेपरेटली एंड एक्सप्रेसिवली टेक सिटीजनशिप ऑफ पर्टिकुलर। मान लीजिए आप अगर नेवाडा, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में लास्ट टाइम हो गया था गड़बड़, ठीक है, मान लीजिए कि आप नेवाडा से, देन यू बिलोंग पर्टिकुलरली टू द सिटीजनशिप ऑफ नेवाडा। ठीक है, आप किसी और लेटेस्ट से मिशिगन स्टेट में जाके क्लेम नहीं कर सकते, तो इसलिए वहां पे आपको दो अलग अलग सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। ठीक है, एक और चीज देखिए, सिंगल सिटीजनशिप है, इसका मतलब ये तो तय हो गया कि वी डोंट अलाउ डुअल सिटीजनशिप। ठीक है, तो जब आप डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करते हैं, तो कोई आदमी जिसके पास दूसरे किसी भी देश की सिटीजनशिप आ जाएगी वो बाय डिफॉल्ट आपका सिटीजन नहीं रह पाएगा। ठीक है, और ये केस किसके साथ हुआ था? ये केस है, आपके फेमस एक्टर हैं अक्षय कुमार। ठीक है, अक्षय कुमार के पास काफी लंबे समय तक कनाडा की सिटीजनशिप थी, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो कनाडा की सिटीजनशिप थी। ठीक, तो ये जो कनाडा की सिटीजनशिप थी, अब इस सिटीजनशिप की वजह से ये इंडिया के सिटीजन नहीं थे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करते हैं तो उनको क्या करना पड़ा, उनको जब ये था कि भैया हम सिटीजन बने और राइट टू वोट एक्सरसाइज कर पाए अपना, ठीक है, तो उनको क्या करना था, ही हैड टू फॉरगो, उनको रिनंशिएट करना था, इसको कहते हैं रिनंशिएट। ठीक है, उनको अपना रिनंशिएट करना पड़ा। ठीक, 2019 में उन्होंने शायद वहाँ की पात्रता त्याग दी थी, और पिछले साल ये न्यूज़ में था क्योंकि उनको बड़े अच्छे दिन 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त 2023 को ही गॉट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसलिए सिंगल सिटीजनशिप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक सैलिएंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब विल मूव फॉरवर्ड एंड एक सेकेंड, ओके, वी ऑल डिड दिस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के फीचर्स समझते समझते हम यहाँ पे आ गए थे, सॉरी। तो चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का फीचर्स, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 19 फीचर्स, ठीक है, 1935 वाला। ठीक है, तो उसमें से पहला मैंने आपको बता दिया था कि फेडरलिज्म हमने लिया। ठीक है, फेडरलिज्म हमने लिया था। ठीक है,
बट यूनिटरी बायस हमने कैसे लिया था? यूनिटरी बायस हमने, ये जो यूनिटरी बायस था ये हमने कनाडा से लिया था, ठीक है। उसी तरह क्या हुआ था, उसी तरह क्या हुआ था, ठीक है, ये फेडरलिज्म यहाँ से लिया और यूनिटरी बायस वहाँ से ले लिया। उसी तरह क्या हुआ था, गवर्नर, ठीक है, गवर्नर हमने यहाँ से लिया, बट अपॉइंटमेंट हमने कहाँ से ले लिया था? अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट हमने वापस से कनाडा से ले लिया था, ठीक है। 2 हो गया। तीसरा, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बहुत सारे फीचर्स आए, ठीक है, तो इसलिए इसको ये भी कहा जाता है कि ब्लूप्रिंट है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्लोली, ठीक है, बहुत सारे मतलब जब कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी ये लोग फॉलो करते थे ब्रिटिशर्स, तो धीरे धीरे करके उन लोगों ने कुछ राइट्स देना शुरू किए, धीरे धीरे उन लोगों ने इवॉल्व किया था सिस्टम को, एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। जुडिशियरी, देखिए जो जुडिशियरी है, ठीक है, ये जो जुडिशियरी है ये भी हमने यहाँ से लिया है, ठीक, ये भी हमने यहाँ से लिया है, बट फिर वापस से इसमें एक कैच है। क्या कैच है? जुडिशियरी जो है वो तो चलिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ले लिया, ठीक है, बट भाई इसके जो फीचर्स हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ये जो फीचर है इसका, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये जो फीचर है इसका, ये हमने लिया है यूएस से, ठीक। अच्छा, एक और, जुडिशरी लिया 1935 से, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया यूएस से। उसी तरह देखिए ये जो जुडिशियल रिव्यू है, ठीक, जिसके बारे में आप आगे बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो ये जो जुडिशियल रिव्यू है ना, ये भी हमने क्या किया, ये भी हमने लिया है यूएस से, ठीक। इंडिपेंडेंस भी लिया यूएस से और जुडिशियल रिव्यू भी लिया यूएस से। जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस है जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी एक्ट कैन बी चेक्ड, ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू आपको जब आप आर्टिकल 13, 32, 226, 136 पढ़ेंगे तब आपको जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात की जाएगी, ठीक। लेकिन एक और चीज देखने वाली है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ठीक है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ठीक। ये जो आपका एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, ये हमारे पास एक स्पेशल है, लाइक इट इज नॉट प्रेजेंट इन यूएस, ये ना यूएस के पास है और ना ही 1935 में है, ठीक है, ना ही यूएस के पास है ना ही 1935 में, ठीक है। तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन कहाँ से लिया हमने? कनाडा से, ठीक है। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कर रहे हैं तो हमने 3 चीजें और कवर कर ली। देख लीजिए, फेडरलिज्म 1935 बट यूनिटरी बायस कनाडा, ठीक है, गवर्नर 1935 बट अपॉइंटमेंट क्या है? कनाडा, ठीक है, जुडिशरी 1935 बट एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या है? कनाडा, ठीक है। और इसमें 2 और है, एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यूएस से है और जुडिशियल रिव्यू भी जो है वो यूएस से है, ठीक है। बायस वाली बात हमने कर ली है, फेडरल बायस वाली बात हमने कर दी है। अब हम लोग बात करते हैं इमरजेंसी के प्रोविजन की। देखिए जो इमरजेंसी का प्रोविजन है ना, ठीक है, जो इमरजेंसी का प्रोविजन है, जो इमरजेंसी का प्रोविजन है वो भी 1935 के एक्ट से ही आया हुआ है, ठीक है। इस गफलत में, इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि इमरजेंसी का प्रोविजन वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन, वेइमार रिपब्लिक, जो हिटलर बेसिकली वो फ्रेडरिच एल्बर्ट थे जिन्होंने वेइमार रिपब्लिक स्टैब्लिश किया था, हिटलर धीरे धीरे करके हीरोज टू द रैंक्स दिया, ठीक है। तो इसके लिए ये जो है 1935 से प्रोविजन जो है 1935 से है, ठीक है। बट ये एक प्रोविजन, इसमें स्टार मार्क मारेंगे हम लोग, ये जो सस्पेंशन ऑफ राइट्स ड्यूरिंग सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट जो है ना,
ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। ये है वेइमार रिपब्लिक जर्मनी से, ठीक है। ये कहाँ से है? ये है आपको वेइमार रिपब्लिक जर्मनी से, ठीक। ये चीज आपको वेइमार रिपब्लिक जर्मनी से है, ओके। तो इमरजेंसी प्रोविजन 1935 से, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो वाला पार्ट वेइमार रिपब्लिक से है, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा समराइज कर लेंगे सो दैट आप कंफ्यूजन में ना पड़े, ठीक है। ये देखिए, हमने पढ़ लिया था फेडरलिज्म, हमने पढ़ लिया था गवर्नर के ऑफिस के बारे में, ठीक है, यूनिटरी बायस और इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक। इसके बाद जब हम यूनिटरी फीचर बता रहे थे उसमें हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि भाई ऑल इंडिया सर्विसेज कैसे यूनिटरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी कैसे यूनिटरी है, ठीक है। राज्यसभा जो पावर देता है कि किसी भी स्टेट सब्जेक्ट पर अगर वो एक रिजोल्यूशन पास कर देता है कि किसी भी स्टेट सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, तो वो भी एक यूनिटरी फीचर, दैट इज द टिल्ट टुवर्ड द यूनिटरी, ठीक है। तो वो हमने समझा। उसी में हमने समझा कि भैया सिंगल सिटीजनशिप जो है ये कैसे यूनिटरी फीचर है, क्यों? क्योंकि भाई हमें अलग अलग लेना अलाउड नहीं है, ठीक है, दैट वी डोंट रेस्पेक्ट। और फिर हमने ये देखा कि डुअल सिटीजनशिप जो है यहाँ पे है नहीं, और फिर वो एक केस हमने देख लिया अक्षय कुमार वाला, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, गवर्नर हो गया, यूनिटरी बायस हो गया जिसमें सारे एग्जाम्पल समझ लिए हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने समझा जुडिशरी के बारे में। अब देखिए जुडिशरी में जो केस था, इंडिपेंडेंस है, जुडिशियल रिव्यू है और एडवाइजरी जुडिशन है, ये हमने समझ लिया, ओके। और यहाँ पे समझ लिया कि भाई इमरजेंसी का प्रोविजन भी 1935 से ही आया हुआ है। सिर्फ जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होती है ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो आपका पार्ट हो जाती है, हाँ, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ वेइमार रिपब्लिक, ठीक है। लेट अस नाउ मूव टू द अनदर सोर्स, ठीक है। अब देखिए, अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से तो चलिए हमने सीख लिया। अब भाई हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया है, ठीक है, या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। हालांकि ये ध्यान में रखेंगे आप कि ब्रिटेन के पास कुछ भी रिटन नहीं है, ठीक है। ब्रिटेन डज नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे फेडरल और पार्लियामेंट्री के बारे में, ठीक है, तब वी विल अंडरस्टैंड। तो ब्रिटेन के पास जो है, जो ब्रिटेन है उसके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ सेइंग इन ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन में एक कहावत चलती है कि वॉट एवर द पार्लियामेंट डज इज कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। इन अदर वे दे से कि ब्रिटेन में हर चीज कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों ऐसा कहा जा सकता है? क्योंकि भैया रिटन नहीं है ना वहाँ पे, ठीक है, रिटन नहीं है। तो होता क्या है कि भाई वहाँ के पार्लियामेंट ने जो भी करा दैट बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि फीचर क्या लिया। देखिए, अब चूंकि उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया, ठीक, तो रूल किया तो बेसिक सी बात है कि कई सारे जो ऐसी चीज़ें होंगी जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो कर रहे होंगे वो हमारे हरकतों में आ जाती है ना, हमें वो सीख लेते हैं। तो ये जो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखा है ना, ये जो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखा है, ये जो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखा है, दिस कम्स फ्रॉम, ठीक है, दिस कम्स फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ही नाम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ही दूसरा क्या नाम है? वेस्ट मिनिस्टर, ठीक है। ये हमने बात की थी, ये हमने पढ़ाई में देखा था पहले भी, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम, ठीक है, वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम। अब तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब भी आएगी तो इसका मतलब ये है कि भाई ये ब्रिटेन से इंस्पायर्ड है, ब्रिटेन में भी लगभग लगभग सेम है सब कुछ, ठीक। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसको मैं साफ से लिख देता हूँ फिर से बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, रूल ऑफ लॉ, ठीक, फिर आता है आपको प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, फिर आता है आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ,
ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अंतर है। जो रूल ऑफ लॉ है ये तो आ गया ब्रिटेन से। ठीक है, जो हमने रूल ऑफ लॉ देखा है वो कहाँ से आ गया, वो आ गया ब्रिटेन से। ठीक, ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है ना, ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, दिस कम्स फ्रॉम जापान। ठीक है, ये जो जापान अपना पड़ोसी देश है साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, ये जो है ये जापान से आता है। ठीक है, उसी तरह ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये आपको यूएस से आता है। ठीक, बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फेमस केस हुआ था, मेनका गांधी केस। ठीक है, मेनका गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसके बारे में। ठीक, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 14, 19, 21 तो उसके बारे में डिटेल में बात होगी। ये यहाँ पे सिर्फ इसलिए लिखा गया है ताकि आपको ये क्लैरिटी रहे कि रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, चूंकि तीनों सिमिलर साउंडिंग है बट तीनों के ओरिजिन अलग अलग है। रूल ऑफ लॉ कम्स फ्रॉम ब्रिटेन, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जापान से, एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएस से आता है। ठीक है, तो ब्रिटेन का हमने दो देखा। अब देखिए ये जो हमने अभी पीछे पढ़ा यूनिटरी बायस। ठीक, यूनिटरी बायस। ठीक है, तो मैं समझाने के लिए आपको समझा रहा था कि यूनिटरी बायस में का एक एग्जांपल है सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ यूनिटरी बायस। ठीक है, बट ये जो फीचर है एज इट इज ये हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। बात समझ में आ रही है? देखिए यूनिटरी बायस जो है वो फीचर हमने लिया है कनाडा से कि भैया मेरा जो सिस्टम है वो फेडरल तो है बट थोड़ी ज़्यादा शक्तियाँ हम दे के रहेंगे यूनियन के पास। ठीक है, तो उसमें का एक एग्जाम्पल बन जाता है जब आप कहते हैं कि यूनिटरी बायस है तो सिंगल सिटीजनशिप एक एग्जाम्पल बन जाता है। ठीक, बट सिंगल सिटीजनशिप एज इट इज़ कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आपको ब्रिटेन से। ठीक है, तो अगर पूछे कि सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है तो आंसर इज ब्रिटेन। बट अगर ऐसा कोई आपसे पूछ ले बातचीत या कहीं पे भी कि भैया ये जो सॉरी मिटा दिया कि भैया ये जो यूनिटरी बायस है इसका एग्जाम्पल्स कुछ दीजिए और ये कहाँ से आया है, तो यूनिटरी बायस आया है कनाडा से। ठीक है, और उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि सिंगल सिटीजनशिप, बट सिंगल सिटीजनशिप खुद कहाँ से आया है, तो वो आया है ब्रिटेन से। ठीक है, जो भी आपको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, जो भी आपको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मतलब जो आपके एमपी और एमएलए को कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं, कुछ ऐसे राइट्स हैं विच आर नॉट अवेलेबल टू नॉर्मल पर्सन। ठीक है, लाइसेंस, और बेसिकली वो आपको आर्टिकल 14 जो रूल ऑफ लॉ है उसके अगेंस्ट में, जैसे रूल ऑफ लॉ में जब आप 14 पढ़ेंगे, आर्टिकल 14 पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कानून के लिए सब एक होने चाहिए। ठीक है, उसमें दो है, एक तो इक्वलिटी बिफोर लॉ ईबीएल है और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ईपीएल है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि भाई कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए, बट उसका एक अपवाद है कि भैया जो एमपी और एमएलएज हैं अपने, ठीक है, उनको विद इन द हाउस, ऐसा नहीं कि आप ऐसा एज्यूम कर ले कि समाज में बाहर, सिर्फ विद इन द हाउस के लिए है कि भाई हाउस के अंदर अगर उन्होंने कुछ बोला तो उसके सामने वो उस पर्टिकुलर कथन के लिए उनको कोर्ट में जिम्मेदार नहीं पाया जा सकता है। ठीक है, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी या वैसा कुछ हो अगर इंटर पार्टी डेमोक्रेसी तो उसके लिए कहा जा सकता है, बट ऐसे अलग से नहीं समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है वो कहाँ से आया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, और इसी तरह रीट्स, ठीक है, रीट्स कहाँ से आए हैं, तो रीट्स भी आप अगर देखेंगे तो रीट्स भी आपको आ रहे हैं ब्रिटेन से। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको थोड़ा सा क्विकली फिर से देख लेते हैं। देखिए ब्रिटेन से क्या था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। ब्रिटेन से क्या था, रूल ऑफ लॉ था। ठीक है, उसमें मैंने समझाने के लिए, क्योंकि ये सारी जो है ये जितने भी शब्द हैं रूल ऑफ लॉ, प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस एक जैसे हैं, तो समझाने के लिए मैंने बस बता दिया कि भाई ये जापान से है और ये
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएस से है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस्तेमाल करने की बात कही थी। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि यूनिटरी बायस तो कनाडा से है और उसका एग्जाम्पल बन सकता है सिंगल सिटीजनशिप, बट सिंगल सिटीजनशिप खुद एज अ फीचर कहाँ से है, तो वो आता है आपको ब्रिटेन से। फिर हमने देखा कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये लिखा हुआ नहीं, प्रिविलेजेस, ठीक है, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं कि भैया आप जो है जब तक सेशन चल रहा है हाउस का, ठीक है, आप उसमें अरेस्ट नहीं हो सकते हैं, और यदि आप सपोज कीजिए कि प्रेसिडेंट हैं और गवर्नर हैं, ठीक है, तो आप क्रिमिनल केसेस में बिल्कुल, आप जब तक उस पोस्ट पे बने हुए हैं आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्जेस जो है फ्रेम नहीं होंगे, प्रोसीडिंग्स नहीं होगी, यहाँ तक कि जो सिविल चार्जेस भी होंगे, ठीक है, उसमें भी क्या है कि आपको नोटिस पीरियड सर्व करना होता है। ठीक, जब तक ये 2 महीने का नोटिस पीरियड वो नहीं सर्व कर लेते हैं तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ठीक है, तो दीज आर ऑल पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस which the parliamentarians get। ठीक है, it comes under the exception part। ठीक है, रीट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रीट्स के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि भाई जब जुडिशियल रिव्यू होता है तो उसमें कुछ रीट्स किए जाते हैं। जुडिशियल रिव्यू के बारे में आर्टिकल 13 से हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, बट ये रीट्स आए कहाँ से हैं, जितने भी ये प्रेरोगेटिव रीट्स हैं, तो ये सारे के सारे रीट्स आए हैं कहाँ से, ये हम लोग ब्रिटेन वाला पढ़ रहे हैं, डोंट गेट कन्फ्यूज। ठीक है, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ब्रिटेन का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन का पढ़ रहे हैं, ब्रिटेन के ये सारे पार्ट। ओके, अब ब्रिटेन के बाद हम लोग थोड़ा सा यूएस के बारे में जान लेते हैं। देखिए, यूएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, यूएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि जो पूरा खेल है वो खेल पूरा किसके लिए चल रहा है, राइट्स के लिए चल रहा है। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ठीक है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमने यूएस से लिया है। ठीक, और फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आया बेसिकली, तो यूएस में एक आपको बिल ऑफ राइट्स था। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स, ठीक, उससे ये इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो ये बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड है और इसलिए ये यूएस से आया हुआ है। ठीक, फंडामेंटल राइट के बारे में बहुत सारी डिस्कशंस होगी, बट अभी के लिए सिर्फ इतना जानना है कि भाई यूएस से ये आया हुआ है। ठीक है, अच्छा, हम लोग जब पहले कर रहे थे तभी मैंने आपको लिखवा दिया था कि भाई जुडिशरी जो है वो 35 से है, 35 से मतलब 1935 एक्ट से है। ठीक, लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस की तो वो यूएस हो जाता है। ठीक है, जब हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंस की तो वो क्या हो जाता है, यूएस हो जाता है। या जब हम बात कर लें जुडिशियल रिव्यू की तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी यूएस हो जाता है। लेकिन फिर मैंने एक और चीज़ आपको बता दी थी, वो क्या बताई थी कि यदि हम लोग ऐसा कह दें कि भैया एडवाइजरी जुडिक्शन कहाँ से आया है, तो एडवाइजरी जुडिक्शन जो है वो उसका कहाँ से है, वो कनाडा हो जाता है। ठीक है, ये सारी बातें हमने समझी। यूएस से और क्या है, देखिए यूएस से आया है आपको पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, तो जो आपको हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट दिखता है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है, यूएस से इंस्पायर्ड है। ठीक है, यूएस से इंस्पायर्ड है। इसी तरह यूएस से और दो चीज़ें आई हैं। देखिए, वैसे भी आप याद करने के पर्सपेक्टिव से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कहीं भी कुछ गिराने हटाने वाली चीज़ें होती हैं सरकारें, तो जनरली यूएस से होती हैं। ठीक है, जनरली कहाँ से होती है, यूएस से होती है, मतलब यूएस इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो ये जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, या फिर रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, ये ठीक, तो याद रखने के पर्पज से हम लोग याद रख सकते हैं कि भैया कहीं भी अगर गिराने हटाने वाली बातें आती हैं तो यूएस हमेशा आगे रहता है। ठीक है, तो हमने ये क्या किया है कि भैया इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस वो हमने यहाँ से लिया हुआ है। फिर है ना, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे
आयरिश के बारे में विच इज़ बेसिकली आयरलैंड, और फिर हम लोग ऑस्ट्रेलिया और आयरिश के बारे में बात कर लेते हैं पहले। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से बेसिकली 2-3 चीज़ें ली गई हैं, जिसमें से कि एक जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो है आपको कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कनाडा से हमने क्या किया था कि यूनिटरी बायस की तरफ गए थे। ठीक है, कनाडा से हमने क्या किया था, यूनिटरी बायस की तरफ गए थे। और एक फीचर है कंकरेंट लिस्ट का। ठीक है, एक फीचर है कंकरेंट लिस्ट का। तो कंकरेंट लिस्ट जो है थोड़ा सा उस बायस को कम करने वाली बात करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कहता है कि भैया इस पे जो है स्टेट भी लॉ बना लेगा और पार्लियामेंट भी लॉ बना लेगा। ठीक है, हालांकि यदि ऐसा हो जाए कि पार्लियामेंट इस पे लॉ बना दे, यदि ऐसा हो जाए कि किसी कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर अगर पार्लियामेंट लॉ बना दे तो वो सुपीरियर हो जाएगा। ठीक है, बट स्टिल वी कैन कंसीडर इट कि दिस इज समव्हाट अ फेडरल फीचर। ठीक है, तो ये जो हमने कनाडा से लिया है उससे थोड़ा सा ये एक तरह से फेडरलिज्म की तरफ बायस जा रहा है। ठीक है, वी ऑल्सो हैव दिस ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तो ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स वाला पार्ट है ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया से आता है। अब बात करते हैं आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी के प्रोविजंस को लिया है। डीपीएसपी इज बेसिकली योर पार्ट 4। ठीक है, इसमें जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ये 36 ऑनवर्ड्स आर्टिकल में डील करता है। ठीक है, हालांकि ये डीपीएसपी खुद भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में बाय डिफॉल्ट नहीं था। ठीक है, आयरलैंड वाज इंस्पायर्ड, सॉरी, ये जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, जहां से हमने डीपीएसपी लिया है, ये डीपीएसपी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक इंस्पिरेशन है, एंड दैट इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगर सिर्फ सवाल इतना पूछा जाए कि हम कहाँ से इंस्पायर्ड हैं तो आयरिश आंसर है। बट लेटेस्ट से ऐसा कोई सवाल आता है कि डीपीएसपी एज अ फीचर इमर्ज फर्स्ट इन विच कॉन्स्टिट्यूशन, तब उसके इसमें आंसर जो है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि आयरलैंड खुद भी स्पेन से इंस्पायर होकर के वो फीचर ऐड किया था। ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से एक और चीज आपको देखने को मिलती है, इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है ये आयरलैंड से लिया गया है। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए अपने पास एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें कि इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, क्या होते हैं वो सारे फीचर्स को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आपको ये जानना है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। हाउएवर थोड़ा सा और अगर आगे जाएं और राज्यसभा के बारे में बात करें, ठीक है, तो जो नॉमिनेशन है, ठीक है, तो जो नॉमिनेशन वाला पार्ट है राज्यसभा में, जिसमें कि आपको पता होगा कि नॉमिनेशन होता है सदस्यों का राज्यसभा में, जिनको मनोनीत सदस्य के नाम से आप जानते हैं, 12 लोगों का। ठीक है, तो ये जो नॉमिनेशन वाला पार्ट है ये आया है आयरलैंड से। ठीक, ये आयरलैंड इज द कंट्री एंड आयरिश इज देयर कॉन्स्टिट्यूशन, तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि दो अलग अलग नाम है, एक ही है ये। ठीक है, तो ये आया आपको आयरलैंड वाले पार्ट से। बट यहीं पे स्टार मार्क डाल के अगर आप लिख लेंगे तो याद करने में आपको आसानी होगी कि जब राज्यसभा में नॉमिनेशन की हम लोग बात करते हैं तब तो आयरलैंड से बात करते हैं, लेकिन लेटेस्ट से अगर हम लोग पूछे कि भैया इलेक्शन जो होता है, हाउ टू बिकम अ राज्यसभा मेंबर वाली जो बात है कि इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, ठीक है, वो कहाँ से है, तो वो है आपको साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो चूंकि ये लूप होल था इसलिए मैंने आपको यहीं पे समझा दिया, ताकि जब आप याद करें तो आपको आसानी रहे कि नॉमिनेशन वाला पार्ट यहाँ से, बट ये साउथ अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यूएसएसआर के बारे में और फ्रेंच के बारे में। यूएसएसआर बेसिकली इज रशिया नाउ। ठीक है, तो यहाँ से ये बहुत लॉजिकल है, इसमें आप वैसे भी गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि आइडिया ऑफ जस्टिस कम्स फ्रॉम यूएसएसआर। ठीक है, आइडिया ऑफ जस्टिस, और ये लॉजिकल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि
यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर बिकेम ए कम्युनिस्ट कंट्री, ठीक। और जब कम्युनिस्ट कंट्री होगी तो इट वुड फोकस ऑन जस्टिस, ठीक है। वैसे भी जब आप कम्युनिस्ट कंट्री की बात करते हैं, अगर कोई प्योरली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की बात करेगा तो उनके हिसाब से जब आप इक्वालिटी या जस्टिस की बात करेंगे तो दे वुड प्रेफर टू कॉल इट एज फेयरनेस ऑफ आउटकम, ठीक है, फेयरनेस ऑफ आउटकम। ये एक्सट्रीम है। क्यों है एक्सट्रीम? देखिए, फेयरनेस ऑफ आउटकम का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ फेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटी पे उनका फोकस नहीं है, ठीक है। फेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ भी फीचर है जिसको हम लोग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। बट उनका कहना है कि भैया हमको सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी के इक्वालिटी से नहीं मतलब है, हमको आउटकम भी बराबर चाहिए, ठीक है। हमको जब हम किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो हमको आउटकम भी बराबर चाहिए, ठीक। तो ये आइडिया ऑफ जस्टिस। और जब जस्टिस को आप प्रीएम्बल में पढ़ेंगे तो आपको पता है सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल 3 तरह की जस्टिस की बात हुई है, तो वो हम आगे बात करेंगे, ठीक। ये हो गया यूएसएसआर वाला पार्ट। अब फ्रांस वाला पार्ट। फ्रांस इज द कंट्री एंड फ्रेंच इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट, ठीक। द पीपल ओवर देयर आर कॉल्ड फ्रेंच, ठीक। यहाँ से अगर हम बात करें तो फ्रेटर्निटी के बारे में बात करेंगे। एक बात देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। इन जनरल जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, ठीक है, उनसे कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ पाया है पूरे सिस्टम में, ठीक है। चाहे आप किसी भी रिवॉल्यूशन के बारे में बात करें, इन सारे रिवॉल्यूशन में एक ही एक्सेप्शन दिखता है विच इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक। ये एकमात्र ऐसा रिवॉल्यूशन है जिसने इन एंड आउट, थ्रू एंड थ्रू चेंजेस ला के दिए थे आपको, ठीक है। तो ये वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, बट जस्ट टू लेट यू नो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जब भी बात होगी किसी भी रिवॉल्यूशंस की, जब भी बात होगी किसी भी क्रांति की, और जब भी बात होगी उनसे जुड़े हुए चेंजेस की, तो याद रखिएगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज द ओनली रिवॉल्यूशन टिल डेट जिसके वजह से जो चेंजेस आए दैट कुड सस्टेन, ठीक है। हालांकि बीच में जैसे जैकोबियंस का आना एंड देन पावर पास ऑन होने में इश्यूज, तो वो सारी चीज़ें थी, बट स्टिल फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज द ओनली रिवॉल्यूशन टू बी कंसिडर्ड एज सक्सेसफुल, ठीक। तो फ्रेंच से हमने क्या लिया? एक तो रिपब्लिक का आइडिया लिया, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, वी विल डील व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीएम्बल, ठीक है। और हमने वही लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो सबसे बड़ा योगदान है, ठीक है, फॉर दैट मैटर जो पूरा यूएसपी है ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, वो यही है कि टॉक्ड अबाउट लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। लिबर्टी के बारे में हमने पहले लेक्चर में बात की थी। लिबर्टी का मतलब होता है एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल्स राइट, ठीक है। जब आप किसी एक व्यक्ति विशेष के राइट के बारे में बात करते हैं तो उसको लिबर्टी कहते हैं। लेकिन जब आप उसके कैपेसिटी और उसके पोटेंशियल को डेवलप करने की बात करते हैं तो दैट कम्स अंडर फ्रीडम। और जब ये पूछा जाए कि भाई स्टेट्स के पास ऑब्लिगेशन क्या है, तो स्टेट आर ऑब्लाइज नॉट जस्ट ओनली फॉर द लिबर्टी बट ऑल्सो फॉर द फ्रीडम, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको अगर आप थोड़ा पढ़ने में इच्छुक होंगे तो आप अमर्त्य सेन की जब किताब पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल मिलेगा जहाँ पे 3 बच्चों के बारे में बात किया गया है, एन और फ्रैंक, कार्ला, ऐसे 3 नाम है, ठीक है। और उसमें बताया गया है कि एक को शायद बांसुरी बजाने आती है, एक को बजाने आती है और एक के पास कोई खिलौना नहीं है, ठीक है। तो तीनों में से वो बांसुरी किसके पास जानी चाहिए? तो यहाँ से आप समझ पाएंगे कि जब स्टेट की बात होगी तो स्टेट हमेशा फ्रीडम और लिबर्टी दोनों के लिए ऑब्लाइज है, ठीक है। लिबर्टी अगर हम आपको सिर्फ दे दे कि भाई यू हैव दिस इंडिविजुअल लिबर्टी, बट अगर हम आपको फ्रीडम जो आपकी कैपेसिटी है वो बिल्ड ना करने दे तो स्टेट वो फेल हो जाएगा, ठीक है। सोर्सेज हमने कवर कर लिए हैं, वी विल नाउ मूव ऑन टू द प्रीएम्बल पार्ट, ठीक है। छोटा टॉपिक है, जल्दी फिनिश हो जाएगा। देखिए, प्रीएम्बल का ओरिजिन जो है यूएस में है, ठीक है। अगर कोई ये पूछे द फर्स्ट कंट्री टू हैव इट्स ओन प्रीएम्बल तो दैट विल बी यूएस, ठीक। हालांकि इससे पहले भी जब आप पॉल साइंस पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड द मेंशन, ठीक है, बट वो वर्ड जो है प्रीएम्बल वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया था, ठीक। और अगर अपने यहाँ की बात करें तो हमने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था कि भाई एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, तारीख पे भी हमने बात की थी 9 दिसंबर, ठीक है, सॉरी 13 दिसंबर। एक्सेप्टेंस की तारीख पे भी हमने बात की थी 22 तारीख, ठीक है। तो यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आपका बन जाता है बाद में प्रीएम्बल। और एक बात याद रखिएगा कि प्रीएम्बल भले ही संविधान में सबसे आगे लगा हो, सब लाइक वंस यू गेट अ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट पार्ट दैट यू गेट इज द प्रीएम्बल, बट ये सबसे लास्ट में ऐड हुआ था, ठीक है, सबसे लास्ट में ऐड हुआ है ये प्रीएम्बल, ठीक।
प्रियम्बल के बारे में एक और फैक्ट जान लीजिए कि बेसिकली ये आपको इनसाइट्स देता है, ठीक है। अगर आप पूरा संविधान ना भी पढ़ें, ठीक है, और सिर्फ प्रियम्बल पढ़ लें, तो आप कम से कम इंडियन पॉलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि इंडिया एज अ पॉलिटी, इंडिया जो राज्य तंत्र है, पॉलिटी मीन्स राजतंत्र, कि इंडिया की पॉलिटी किस दिशा में जाना चाह रही है या क्या मोटिव्स है। क्योंकि आपको इसमें पता चलता है कि इस बड़े अच्छे से लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजॉल्व्स टू सोलेमनली रिजॉल्व टू क्या, सोवरिन, सोशलिस्ट, ठीक है, रिपब्लिक, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। इसमें यहाँ तक कि सब कुछ लिखा हुआ है कि व्हाट टाइप ऑफ जस्टिस, ठीक है, जब लिबर्टी की बात करती है तो कि कौन कौन सी लिबर्टी, लिबर्टी कौन कौन सी, ठीक है, थॉट फ्रीडम, ठीक है, थॉट बिलीफ एक्सप्रेशन, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो प्रियम्बल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि बेसिकली इट्स द हॉरोस्कोप, ठीक है, इट्स अ हॉरोस्कोप। और ये एक स्टेटमेंट भी है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है के मुंशी का, ठीक है, मुंशी जी का। और ये के मुंशी कौन थे? के मुंशी के बारे में हमने बात की थी, ही वॉज द ओनली मेंबर, ठीक है, हु बिलोंग टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड वॉज मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है। तो कहीं गलती से आप ऐसा ना सोच लें कि भाई उस वक्त कांग्रेस ही मेजर पार्टी थी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जितने भी मेंबर थे सारे कांग्रेस के ही थे। दिस वाज नॉट द केस, ठीक है। ओनली मेंबर हु बिलोंग टू द कांग्रेस पार्टी एंड ऑल्सो वाज अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, वो कौन थे? के मुंशी साहब थे, ठीक है। और इन्होंने कहा कि दिस प्रियम्बल इज लाइक अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, ठीक है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। प्रियम्बल में जो फीचर है उसके बारे में बात करने से पहले प्रियम्बल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए प्रियम्बल जो है, एक केस हुआ इनरे बेरुबारी, ठीक है, इनरे बेरुबारी, ठीक, जिसको आप शॉर्ट में सिर्फ बेरुबारी कह सकते हैं। जब इनरे बेरुबारी केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि क्या ये पॉसिबल है कि प्रियम्बल को अमेंड किया जाए, ठीक, क्या ये पॉसिबल है कि प्रियम्बल को अमेंड किया जाए। और आर्टिकल 368 के तहत इसके अमेंडमेंट की बात थी। जब बेरुबारी केस चल रहा था तब सुप्रीम कोर्ट का ये स्टैंड था कि नहीं, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर इट इज नॉट अमेंडेबल, ठीक है। ये इनरे बेरुबारी केस आपको 60 में है, ठीक। अब हुआ क्या कि केशवानंद भारती, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। ये केस का जजमेंट आया 24 अप्रैल 1973 को, ठीक। अच्छा, केशवानंद भारती वॉज रिसेंटली इन न्यूज बिकॉज ही इज अ शीर, लाइक ही वॉज अ शीर, वो एक पुजारी थे जो केरला के मठ से आते थे, ठीक है। और इन्होंने क्यों किया था? ही फाइल दिस पिटीशन बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट, कौन सा? फर्स्ट अमेंडमेंट जो 1951 जो नेहरू जी के समय हुआ था। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ये 2020 के आसपास शायद एक्सपायर कर गए हैं, ठीक है। तो इनके बारे में इन कैजुअली न्यूज़ में था कि इन्होंने, बिकॉज देखिए जब आप कोर्ट में, जब आप अदालत में दलील देते हैं, ठीक है, तो कोई भी केस आपके नाम से और बनाम द स्टेट होता है। बनाम द स्टेट कहने का मतलब ये है जनरली कि आप कोई भी यदि क्राइम करते हैं ना, तो आप वो स्टेट के अगेंस्ट करते हैं, ठीक है। अगर कल को मैं किसी को गोली मार दूं, ठीक है, तो वो इंसान मर सकता है, जी सकता है, जो भी हो, बट मेरा जो क्राइम है दैट इज अगेंस्ट द स्टेट, क्योंकि लॉ तो स्टेट ने बनाया है ना। लॉ किसका है? कानून किसका है? कानून स्टेट का है। तो जो केस बनता है वो ऐसे बनेगा, लेटर से मेरा नाम ABC कुछ भी है, तो ABC वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तो जितने भी आप केस देखेंगे स्टेट ऑफ बिहार या यूनियन ऑफ इंडिया ऐसे बनते हैं। जो सिविल मैटर्स होते हैं उनमें जो है दोनों पार्टी का नाम होता है। खैर ये दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, ठीक है। तो जब 24 अप्रैल 1973 की बात आई तो यहाँ पे ये वाला जो स्टैंड था वो सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। बोले कि नहीं नहीं नहीं, प्रियम्बल जो है वो क्या है? प्रियम्बल जो है वो पार्ट है, वो प्रियम्बल जो है क्या है? वो पार्ट है, और जब वो पार्ट है तो वो अमेंड भी हो सकता है। तो आप देखिए 1973 में जजमेंट आता है, ठीक है, और हम लोग इसको अमेंड कर देते हैं, ठीक है। प्रियम्बल को कब अमेंड किया गया है? तो 42nd, ठीक है। इस अमेंडमेंट से हम लोग क्या करते हैं कि 3SSI, ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, 3 शब्दों को ऐड कर देते हैं।
अभी हाल फिलहाल में एक कंट्रोवर्सी थी कि कुछ लोगों ने एक PIL डाला था। उनका कहना था कि ये जो सेक्युलर वर्ड है इसको आप हटा दीजिए, ठीक है, इसको आप हटा दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस PIL को तो वैसे रिजेक्ट कर दिया, बट एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। लेट अस से कि प्रेम्बल से ये पार्ट हट जाता है सेक्युलर, ठीक है। लेट अस जस्ट अज्यूम कि एक ऐसा दिन आता है जब हमारे प्रेम्बल में ये नहीं लिखा जाता है कि वी सोलेमनली रिजॉल्व टू हैव अ सॉवरेन सोशलिस्ट एंड सेक्युलर कंट्री। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश तब सेक्युलर नहीं रहेगा? नहीं कह सकते। रीजन बीइंग क्योंकि हमारा देश सेक्युलर सिर्फ प्रेम्बल के इस वर्ड के कारण नहीं है, ठीक है। हमारे बहुत सारे आर्टिकल्स, हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे आर्टिकल्स हैं, स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट विद द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जब आप 25 से 28 पढ़ोगे, 29-30 पढ़ोगे, ठीक है, या फिर फॉर दैट मैटर जब आप जुडिशियल रिव्यू के पावर को समझोगे कि भाई कैसे हो सकता है, ठीक है, या डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जब डिवाइस हुआ, तो बहुत सारे पार्ट हैं जिससे ये आपको क्लियर पता चलेगा कि ये अगर वर्ड नहीं भी रहे, ठीक है, अगर आपके प्रेम्बल में, तो भी आपका देश जो है सेक्युलर ही रहेगा। और इसलिए इस PIL का कोई मतलब नहीं बनता था, एंड देयरफॉर दिस PIL वाज जंग्ड, ठीक है। जंग्ड इज अ लीगल टर्म जब आपके PIL को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, और कई बार आप पे पेनल्टी भी लगती है कि फालतू के चीज़ों पे PIL लेके आए हो, कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है, ठीक। तो ये है। तो हम जान रहे थे कि अमेंड हो गया प्रेम्बल, ठीक है। अब रही बात, अमेंडमेंट के साथ साथ कुछ और चीज़ें नोटिस की गई जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली, ठीक है। उसमें से पहली बात है कि प्रियम्बल में लिखा हुआ तो है सब कुछ, बट इट इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर, ठीक है। ये आपको सोर्स ऑफ पावर नहीं है, ठीक है, नॉर अ सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जैसे सेक्युलर ना लिखने से ऐसा नहीं है कि हम सेक्युलर नहीं रह जाएंगे, उसी तरह अगर हम पावर या लेजिटिमेसी कोई भी चीज़ अगर हम प्रेम्बल से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो दैट वुड नॉट सब्सटेंशिएट, यानी कि प्रेम्बल हमें किसी तरह की अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। आप जब कोई किताब पढ़ते हो आपके पास एक इंडेक्स होता है, ठीक। ये सिर्फ एक इंडेक्स है। इंडेक्स से आप चैप्टर के कंटेंट को नहीं जानते हो, राइट। आप इंडेक्स से सिर्फ जान सकते हो, लेटर से आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि अच्छा ठीक है इसमें फोटोसिंथेसिस पढ़ाया जाएगा। बट क्या सिर्फ उसके मात्र से पूरा फोटोसिंथेसिस आप समझ सकते हो? नहीं। तो द सेम गोज हियर, यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि भैया इससे ना तो आपको पावर मिल रही है और ना ही कोई लेजिटिमेसी मिल रही है, इसलिए ये सोर्स ऑफ पावर या सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब ये सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी है ही नहीं, तो क्या ये जस्टिसिएबल होगा? क्या ये जस्टिसिएबल होगा? क्या जस्टिसिएबल का मतलब होता है कि कल को मैं जा करके सुप्रीम कोर्ट में ये बोल सकता हूँ क्या कि भाई ये प्रियम्बल को वायलेट कर रहा है, इसलिए आई वांट टू फाइल अ केस और आई वांट टू फाइल अ PIL। ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। जब पावर है ही नहीं, जब लेजिटिमेसी है ही नहीं, तो फिर वहाँ से जस्टिसिएबिलिटी किस बात की, ठीक है। तो इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल एंड नॉन इन्फोर्सिएबल, ठीक है। प्रियम्बल जो है वो क्या है, इन्फोर्स भी नहीं किया जा सकता है। अब आपको शायद अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि वाई द वर्ड्स दैट आर मेंशन इन प्रियम्बल, ठीक है। देखिए, जब आप फिलोसॉफिकली समझेंगे, ठीक है, तो द प्रियम्बल वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री एज डाइवर्स एज इंडिया, ठीक। बट जब आप उसको लीगली समझना चाहेंगे कि अगर प्रियम्बल ना हो तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। प्रियम्बल नहीं भी है तो भी बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है, क्योंकि प्रियम्बल इन्फोर्सिएबल या जस्टिसिएबल नहीं है, ठीक बात है। तो ये जाना हमने प्रियम्बल के बारे में। अब हम जानते हैं प्रियम्बल में जो चीज़ें लिखी हैं उनके बारे में, ठीक है। देखिए, प्रियम्बल में सबसे पहले लिखता है सॉवरेन, ठीक। तो सॉवरेन का मतलब बड़ा आसान सा है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं स्वायत्तता, ठीक। कहने का मतलब ये है कि बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी डिपेंडेंस के हम अपने डिसीजन को ले सकते हैं, दैट इज सॉवरेनिटी, ठीक है। उसके बाद आता है सोशलिस्ट, वी आर सॉवरेन एंड सोशलिस्ट। जब भी सोशलिस्ट की बात आएगी, एक बार के लिए दिमाग बड़ी तेजी से भागता है मार्क्स के पास, है ना। और दूसरा सोशलिज्म है हमारे पास जो इंस्पायर्ड है गांधी के द्वारा, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे भी आप एक बिहार का एंगल दे सकते हैं, जयप्रकाश नारायण,
ठीक, बिकॉज इनके सोशलिज्म की भी बात होती है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। तो जो हमारे यहाँ सोशलिज्म है, ठीक है, उसका भी कुछ कुछ फेडरलिज्म जैसा हाल है कि फेडरलिज्म है बट स्लाइटली बायस्ड टुवर्ड द यूनिटरी है। ठीक है, ठीक उसी तरह हमारा जो सोशलिज्म है वो ऐसे बीच में से जा रहा है और ऐसे गांधीयन की तरफ थोड़ा सा झुक जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मार्क्स के सोशलिज्म का इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है, बट नियरर टू द सोशलिज्म एज प्रोजेक्टेड बाय गांधी जी एंड जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो इसलिए ये ऐसा फिगर है। और ठीक है, लेट्स मूव अहेड। अब हम लोग पढ़ते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, बिकॉज इट सेज दैट वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन एंड ऑल। देखिए, डेमोक्रेसी जो है ना, दो तरह की होती है। एक डेमोक्रेसी है जो कि डायरेक्ट है, ठीक है, और एक डेमोक्रेसी है जो कि इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी से कहने का मतलब ये है कि भाई हम चुन करके कुछ लोगों को भेजते हैं, ठीक है, और वो लोग वहाँ पे हमारे लिए फैसले लेते हैं। ठीक है, हम चुन करके कुछ लोगों को भेजते हैं, वो वहाँ पे कानून बनाते हैं और वो हमारे बिहाफ पे फैसले लेते हैं, एंड वी लाइक ऐसा माना जाता है कि भाई हमारे हित के फैसले हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, जब भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात आएगी तो स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड के बारे में जरूर बात आएगी, क्योंकि इट इज़ अ नेशन जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती है। ठीक, अब देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ टूल्स होते हैं। ठीक है, कुछ टूल्स होते हैं जैसे रेफरेंडम, ठीक है, रेफरेंडम, ठीक है, इनिशिएशन या इनिशिएटिव कह सकते हैं, इनिशिएटिव। ठीक, फिर आता है आपको रिकॉल और फिर आता है आपको प्लेबिसाइट। ठीक है, तो इन टूल्स को थोड़ा समझना जरूरी है। रेफरेंडम का मतलब ये होता है कि हमने बना दिया कानून। ठीक है, स्विट्जरलैंड में एक कानून बन गया और अभी कुछ दिन पहले स्विट्जरलैंड में एक रेफरेंडम हुआ था, एंड द रेफरेंडम वाज फॉर रिलेटेड विथ एक्टिव यूथेनेशिया। ठीक है, यूथेनेशिया में क्या होता है, यूथेनेशिया इज लाइक भीष्मा जी का जो अपना भीष्म पितामह का जो डेथ है, दैट वाज यूथेनेशिया, दैट इज इच्छा मृत्यु। ठीक है, तो क्या हमारे देश में राइट टू लाइफ है, ये तो आपको पता है, बट क्या हमारे देश में राइट टू डाई, ठीक है, राइट टू डाई विलिंगली है क्या? दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव यूथेनेशिया। और जब यूथेनेशिया के बारे में हम लोग बात करेंगे तो एक केस आएगा, अरुणा शॉनबाग। ठीक है, वो एक नर्स थी जिनके साथ कुकृत्य हुआ था, एंड देन शी वाज ऑन लाइफ सपोर्ट। ठीक है, वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे थी, और फिर उन्होंने बोला कि अपने लिए एक पिटीशन दायर की कि भाई ऐसा है कि मैं अभी जिस अवस्था में हूँ मैं कंटिन्यू तो नहीं कर पाऊंगी, जीवन में मेरे कुछ है नहीं खास, ठीक है, इसी तरह लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रहना है, तो मैं चाहती हूँ कि स्टेट मुझे इच्छा मृत्यु दे, और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, बट अभी टूल्स के बारे में। ठीक है, तो अभी ये एक्टिव यूथेनेशिया के लिए रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम में क्या होता है कि यहाँ पे कानून बन गया, ठीक, और फिर लोगों से राय ली जा रही है। कानून बनने के बाद लोगों से वोट लिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन से पहले वोट लिया जाता है, ठीक उसी तरह कानून बनने के बाद वोट लिया जाता है। ठीक है, तो कानून बनने के बाद जो वोट लिया जाता है उसमें अगर वो कानून पास हो गया तो ठीक, अगर नहीं पास हुआ तो दैट गोज बैक। ठीक है, ये है रेफरेंडम। अब इनिशिएटिव, देखिए जैसा इसका नाम है वैसा ही काम भी है। ठीक है, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब कि भाई लोगों ने मिलकर के सरकार को बोला कि आपको इस पे कानून बनानी है। ठीक है, लोगों ने इनिशिएटिव लिया और सरकार को बोला कि आप इस पे कानून बनाइए, दैट इज इनिशिएटिव। ठीक है, फिर आता है आपको रिकॉल। रिकॉल का मतलब ये है कि हमने बना के भेज दिए लेजिस्लेटर, ठीक है, बट हमें आ नहीं रहा है पसंद उनका काम, तो क्या हम उनको रिकॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, दैट इज राइट टू रिकॉल। और राइट टू रिकॉल अभी भी डिबेट में है, क्योंकि राइट टू रिकॉल के बारे में देखिए, राइट टू रिकॉल से ही मिलता जुलता आपको इसके ट्रेसेस दिखते हैं, वो कहाँ पे दिखते हैं, नोटा में। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नोटा में भी अभी ये जज करने की कोशिश हो रही है कि भाई जिन लोगों ने नोटा डाला है, ठीक है, अगर उनकी संख्या मान लीजिए सबसे ज़्यादा हो जाए, अगर उनकी संख्या मान लीजिए सबसे ज़्यादा हो जाए, तो भी क्या आप
फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम को फॉलो करेंगे। जैसे कुछ दिन पहले क्या हुआ था, जब इलेक्शन चल रहा था, इंदौर के INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसके कैंडिडेट ने पर्चा भरने के बाद, पर्चा दाखिल करने के बाद अपनी पार्टी बदल ली और वो चले गए बीजेपी में। ठीक, तो इंदौर में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई अब तो चूंकि पर्चा भरने का डेट बीत गया है और मेरा प्रत्याशी अब चेंज कर लिया है पाला, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है नोटा की अपील करूंगा, और इसलिए इंदौर में नोटा को बहुत सारे वोट मिले। ठीक, हालांकि वहां से जो जीते हैं वो शायद 10 लाख के मार्जिन से जीते हैं, बट आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लीजिए कहीं पे 100 लोग वोट देने वाले होते, ठीक है, और इसमें से 70 लोगों ने नोटा डाल दिया होता और 20 लोगों ने ए को डाला होता और 10 लोगों ने बी को डाला होता। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट दी पोस्ट सिस्टम है, मतलब जो पहले आएगा जीत जाएगा, उस हिसाब से तो देखिए ये ए जीत रहा है इलेक्शन, क्योंकि 20 लोगों ने ए को डाला है। बट क्या यह व्यवहारिक लगता है कि 70 लोगों ने जो चुना उसको इग्नोर किया जाए? ठीक है, क्या कहीं से भी यह संतुलित प्रतीत होता है कि भाई 70 लोगों ने बोला कि हमको इन दोनों में से कोई नहीं चाहिए, लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहता है कि भाई 20 को चूंकि आपने वोट दे दिया है तो ये 20 को तो आपको जिताना, मतलब ये 20 ने जिनको वोट दिया वो तो जीत जाएंगे। ठीक है, तो ये एक डिबेट है अभी भी, और इनफैक्ट आप ये गलती मत कीजिएगा अगर आपको कोई पूछ दे कि इंडिया में राइट टू रिकॉल है कि नहीं, है। इनफैक्ट अपने स्टेट में, बिहार में भी है राइट टू रिकॉल, लेकिन किस स्तर पे है? म्यूनसिपैलिटी के स्तर पे है। ठीक है, म्यूनसिपैलिटी के स्तर पे, और फॉर्मेट क्या है उसका? नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके। इनफैक्ट कुछ दिन पहले आपने देखा होगा पटना में जितने भी मेयर्स थे उनका एक प्रदर्शन चल रहा था। ठीक है, क्योंकि एक बिल लाया गया था जिसमें कहा गया था कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाली ताकत है ये छीन ली जाएगी, और इसी के खिलाफ वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि भाई जब ये ताकत भी छीन लोगे अगर, ठीक है, तो फिर वो उस पोस्ट पे रहने का मतलब ही नहीं बन जाएगा, बिकॉज आई एम देयर टू राइट लाइक एड्रेस माई राइट टू रिकॉल। ठीक, तो ये हो गई राइट टू रिकॉल की बात। राइट टू रिकॉल भी कुछ दिन पहले हरियाणा में पंचायत में लगाई गई है, हरियाणा में सरपंच लेवल पे लगाई गई है, और कई स्टेट में राइट टू रिकॉल, बट लेवल वही है, पंचायत म्यूनसिपैलिटी वाला। ठीक है, अब आ जाइए प्लेबीसाइट पे। देखिए, प्लेबीसाइट और रेफरेंडम में होती वोटिंग है, ठीक है, होती वोटिंग है, बट रेफरेंडम में कानून बनने के बाद वोटिंग होती है, और प्लेबीसाइट में पहले करा करके आपके मत को जाना जाता है कि भाई आप क्या चाहते हैं कि ये हो या ना हो। ठीक है, तो एक बड़ा ही बर्निंग इशू रहा है अपने देश में कश्मीर। ठीक है, तो कश्मीर में जो अलगाववादी लोग हैं वो लोग शायद डिमांड करते हैं, शायद क्या वो लोग ही डिमांड करते हैं कि भाई प्लेबीसाइट करा दीजिए। ठीक है, और कुछ, और जब ये डिमांड होता है कश्मीर में तो इट कॉजेज अ ट्रबल। ठीक है, प्लेबीसाइट का वादा किया गया था, प्लेबीसाइट हुआ नहीं। ठीक है, बट प्लेबीसाइट कराने के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जो है वो मिसिंग है अभी, इसलिए प्लेबीसाइट हुआ नहीं। पर ये एक और बात ध्यान देंगे आप कि कहीं कश्मीर के चक्कर में आप ये ना भूल जाए कि भारत में प्लेबीसाइट हुआ है। अगर आपको कोई ये पूछे कि क्या कभी भारत में प्लेबीसाइट हुआ है, तो आप गलती से ना मत कहिएगा, भारत में प्लेबीसाइट हो चुका है। ठीक है, और भारत में प्लेबीसाइट कब हुआ है? भारत में प्लेबीसाइट हुआ है 1948 में ही, और ये किसका प्लेबीसाइट हुआ है? ये हुआ है जूनागढ़ का। ठीक है, जूनागढ़ एक राजघराना था, ठीक है, एक प्रिंसली स्टेट था, तो उसको ये तय करना था कि वो इंडिया का पार्ट रहे या पाकिस्तान में चला जाए। जब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा, और फिर वहाँ पे 1948 में प्लेबीसाइट हुआ और जूनागढ़ जो कि गुजरात में है दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में वर्क नहीं करते हैं, मतलब यूज ही नहीं होते, तो वर्क कैसे करेंगे? ठीक, अब अगला फीचर कौन सा है? अब अगला फीचर है रिपब्लिक का। ठीक है, देखिए रिपब्लिक का ना दो मतलब है। ठीक, जब भी हम कहते हैं कि रिपब्लिक है, ठीक, तो इसके दो मतलब निकल के आते हैं। पहला मतलब इसका ये है कि भैया जो पब्लिक ऑफिसेज हैं, जितने भी आपको पब्लिक ऑफिसेज हैं, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि देश मेरा रिपब्लिक है, तो जितने भी पब्लिक ऑफिसेज होंगे वो ओपन टू ऑल होंगे। क्या होंगे? ओपन टू ऑल। ओपन टू ऑल कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान compete करके अपना उस पब्लिक ऑफिस पे बैठ सकता है, बिकम अ पब्लिक। जैसे कि आप और हम सब लोग लगे हुए हैं SDM या DSP बनने के लिए, तो दैट इज अ पब्लिक ऑफिस। ठीक है, तो उस पब्लिक ऑफिस में बैठने के लिए दैट कम्स फ्रॉम रिपब्लिक। ठीक है, एक और एंगल है इसका, दैट इज पॉलिटिकल सोवरेनिटी लाइज विद द पीपल। ठीक है, तो जो सोवरेनिटी है वो किसके हाथ में है? वो लोगों, जनता के हाथ में है। और ये
एक इनडायरेक्ट वे है कहने का, ठीक है। क्यों कहने का? क्योंकि भाई इलेक्शंस होंगे, वोट्स होंगे, पार्टी जीतेगी, सरकारें बनेंगी, ठीक है। दैट इज रिपब्लिक कर दिया। अब आइए जस्टिस के बारे में। जस्टिस क्या है? देखिए, जस्टिस जो है बेसिकली रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड है, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। और रशियन रिवॉल्यूशन कब था? 17 में, ठीक है। जस्टिस जो है, अगर उसको बहुत ही लेमन टर्म में समझने की कोशिश करें तो उसमें ये कहा जाता है द आइडिया ऑफ बीइंग जस्ट, ठीक है। कि आप न्याय करें, वही जो न्याय प्रिय है वही न्यायाधीश है, वही न्याय है, ठीक है। ऐसा कुछ है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक इंसान है, ठीक है। मतलब जिसका समान हो उसके पास होना चाहिए, ऐसा जस्टिस का एग्जाम्पल बन सकता है। मान लीजिए कि एक इंसान है, ठीक है, उसके पास एक गन है, ठीक, और वो गन कहीं गिर गई है या वो गन कहीं भूल गई है। अब आप गए और आपने उसकी गन लौटा दी, तो ये न्याय हो रहा है, ठीक है, ये जस्टिस है। लेटेस्ट है कि ये जस्टिस है। बट मान लीजिए कि ये इंसान पागल है, आपने गन लौटाई और उसने सब 10 लोगों को शूट कर दिया, और पहले भी उसने ये किया है, तो क्या उस केस में इसको जस्टिस कहा जाएगा कि नहीं, ठीक है। ये सारे डिबेट का पार्ट बनता है जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। बट यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो जस्टिस वाला पार्ट जो हमने रशियन रिवॉल्यूशन से लिया है, ठीक, ये बेसिकली आपको सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन तरह के जस्टिस की बात करता है। और इसीलिए हमारे बहुत सारे प्रोविजंस जब आप पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल के लिए हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, सोशियो और इकोनॉमिक के लिए हम लोग डीपीएसपी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे पार्ट वहाँ पे कवर किए जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका रिपब्लिक और जस्टिस। अब देख लीजिए लिबर्टी और इक्वलिटी के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं काफ़ी अच्छे से। तो लिबर्टी और इक्वलिटी है। फिर आते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी में भी दो पार्ट है, एक है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और दूसरा आता है इंटीग्रिटी एंड यूनिटी, ठीक है, नेशन का। ठीक है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल जो है वो फ्रेटर्निटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जब भी हम बात करेंगे फ्रेटर्निटी की, तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि देयर इज अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है। ये जो भाईचारा की बात होती है, ठीक है, तो ये जो ब्रदरहुड है, ये दिस बिकम्स द फ्रेटर्निटी। और ये कभी हो पाएगा जब डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसी इंसान की यदि आप डिग्निटी को ध्यान नहीं रखेंगे तो इट बिकम्स वेरी टफ टू कन्विंस कि भाई हम लोग एक हैं, ठीक है। तो ये ऐसी बात है, ठीक। अब इस तरह से हम लोगों ने प्रियम्बल को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है। आप प्रियम्बल से सारे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं किसी भी गाइड बुक से, ठीक है, किसी भी एक्सरसाइज बुक से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कहीं से भी यदि आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो जब अपलोड होगा तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पीपीटी डाउनलोड करने के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, सो प्लीज़ डू दैट, ठीक। आज हम लोग यहीं तक करेंगे, अगला लेक्चर फिर जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, और तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।